हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायो रिविजन माय चैनल। इस पे आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस बायोटेक्नोलॉजी चैप्टर की। इससे पहले हमने बायोटेक्नोलॉजी का पूरा चैप्टर लाइन टू लाइन वाइज एनसीईआरटी से कवर कर लिया है और अब टाइम है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, क्योंकि हम इस चैनल पर रिविजन करते हैं और रिविजन करने का जो सबसे बढ़िया तरीका है, मतलब रिविजन करने के तो बहुत सारे तरीके हैं, जो बहुत सारे तरीकों में जो एक सबसे अच्छा तरीका माना जाता है और प्रूव्ड है कि सबसे अच्छा तरीका है वो है क्वेश्चन प्रैक्टिस का। क्वेश्चन प्रैक्टिस का क्यों? क्योंकि एट द एंड हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, है कि नहीं? तो जो काम करना है हमें उस पर ही वर्क करना चाहिए। और क्वेश्चन प्रैक्टिस से क्या होता है, पूरा का पूरा चैप्टर क्वेश्चन के थ्रू रिवाइज हो जाता है, तो क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाता है और साथ ही साथ पूरे के पूरे चैप्टर का रिविजन भी हो जाता है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस एक बहुत ही अच्छा वे है हमारे चैप्टर को रिवाइज करने का, और इसीलिए हम ये वाले वीडियो पे आए हुए हैं जहाँ, क्योंकि हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है और अब हमको लाइन टू लाइन वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। और क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा, हमारा चैप्टर है, हमारे जो टॉपिक्स है, इस पे हमारे खतरनाक कमांड आएगा, और एक बार कमांड आ गया चैप्टर पे तो हमको फिर नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो ठीक है, तो इस बार अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं इस चैप्टर की। अब देखिए बहुत लोगों के साथ क्या प्रॉब्लम होगा, बहुत लोगों को, क्योंकि ये चीज़ मैं भी फील करता था जब अपने टाइम पे, कि जब क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे होते थे तो मेरा मन नहीं लगता था क्वेश्चन प्रैक्टिस में, क्योंकि मेरे से क्वेश्चन सॉल्व होते नहीं थे। देखिए, लेकिन मैं इस चीज़ को पाया हूँ कि प्रॉब्लम क्या है कि आपको फिर भी बैठे रहना चाहिए। देखिए क्या होता है कि जब क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन को इस तरीके से मत देखिए कि मेरे से बन रहा है कि नहीं बन रहा है। देखिए बनेगा वो क्वेश्चन, एक बार में तो नहीं बनने वाला, धीरे धीरे बनेगा। क्या होता है कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाला वीडियो को देखते हैं तो हमको जो भी, जैसे यहाँ पे मैं एक्सप्लेनर हूँ, मैं टीचर हूँ, ठीक है, तो जो भी टीचर होता है वो क्वेश्चन के साथ साथ उसको पढ़ता है, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करता है। कई बार क्या होता है कि जल्दी पे हम जो नॉर्मल वाली चीज़ें होती है उसको हम स्किप कर देते हैं, मतलब नॉर्मल सा टिक इसका आंसर बताया आगे बढ़ गया। होता है ये चीज़ आपके साथ भी होना चाहिए, मतलब आप भी इस चीज़ को देखिए और इस चीज़ को अडाप्ट करने की कोशिश कीजिए। जो एनवायरनमेंट है, एनवायरनमेंट के साथ अपने आप को अडाप्ट कीजिए। इससे क्या होगा, इससे आपको ही हेल्प होगा। जैसे क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीजन आप कंप्लीट, आप खुद मतलब आप खुद जब देखेंगे, खुद जब आप उसमें अटेंड करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगा। आप देखेंगे कि आपको जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रूव हो गया। आप बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और आपके क्वेश्चन के जो कमांड्स हैं वो भी बहुत ज़्यादा आएंगे। देखिए एट द एंड बात क्या होता है कि पर चैप्टर्स में क्या होता है कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ रहा है तो क्या क्वेश्चन लिमिटेड है, अब अनलिमिटेड क्वेश्चन नहीं है। तो क्वेश्चन बहुत लिमिटेड हो गया है क्योंकि एनसीईआरटी के बाहर नहीं आ रहा है बायो में। तो क्या होगा, तो हम अगर एक एनसीईआरटी चैप्टर के जितने क्वेश्चन होते हैं सब लगा लें, बार लगा लें, 3-4 बार लगा लिया, मतलब बायोटेक्नोलॉजी का एनसीईआरटी से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं हमने बना लिए, उसके बाद हमने उस चैप्टर को 3-4 बार लगा लिया, तो गलती होने की कोई आशंका है क्या? नहीं है, सिंपल सी बात। तो यही फंडा अब तरीका बन चुका है नीट के बायोलॉजी को सॉल्व करने का, ठीक है, और यही तरीका हम भी फॉलो करेंगे, क्योंकि हमें जितने क्वेश्चन लग सकते हैं हम सब लगा लेंगे, और एक बार नहीं मल्टीपल बार लगा लेंगे। जितनी बार एनसीईआरटी पढ़ी जा सकती है हम पढ़ लेंगे। इसके बाद बचा क्या? इसके बाद कुछ भी नहीं बचा। इसके बाद आपका स्कोर है, जो कि आपको रिजल्ट दिखाएगा, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसी से अब हम चालू करते हैं हमारा क्वेश्चन प्रैक्टिस का सीजन, और सब के सब इसको अटेंड कीजिएगा, ठीक है। और जिससे भी नहीं बना वो बिल्कुल बनेगा, ठीक है। आप एनसीईआरटी रीड कीजिए, मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया हुआ है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं लाइन टू लाइन वाइज एनसीईआरटी, और उसको पढ़ते चलिए और देखना क्वेश्चन एक बार आएगा बिल्कुल बनेगा। और ऐसा नहीं है कि हम चैप्टर पहली और आखिरी बार पढ़ रहे हैं, अभी तो हमको ये चैप्टर 3-4 बार कम से कम और पढ़ना है। इस चैप्टर हमको कम से कम 4-5 बार और पढ़ना है, रिवाइज करना, बार रिविजन करेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बार करेंगे। ये तो पहला वीडियो है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का, इसके बाद हम और खतरनाक क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद हम हार्ड क्वेश्चन करेंगे। आज के क्वेश्चन तो थोड़े इजी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ चुका है, द कंट्रोल यूज्ड ऑफ बायोलॉजिकल एजेंट सच एज लाइव ऑर्गेनिज्म और एंजाइम्स फ्रॉम ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स यूजफुल टू ह्यूमंस इज कॉल्ड एज। क्या है? बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी। सिंपल सी बात है, चैप्टर की चीज का है बायोटेक्नोलॉजी का, आंसर सिंपल है, ठीक है। इसके बाद क्या है, द टेक्निक्स दैट आर included under biotechnology are in vitro fertilization, correcting a defective gene, synthesizing a gene and all of the above। क्या ये सभी काम हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर करते हैं? एक जीन को सिंथेसाइज करना, डिफेक्टिव जीन को करेक्ट करना, इन वाइट्रो फर्टिलाइजेशन को करना, हाँ ये सारे के सारे काम हम करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने आप डी, ऑल ऑफ द अबव, है ना। ये अभी तक देखिए कितने इजी क्वेश्चन है, ये सारे के सारे एनसीईआरटी के लाइन से हैं,
ये सारे के सारे NCERT लाइन टू लाइन वाइज है ना। EFB स्टैंड फॉर यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ये चीज़ हमको पढ़ता था क्योंकि ये चीज़ हमने NCERT में पढ़ा हुआ है। यूरेशियन कहाँ से आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही है, इथोपियन क्या है, ये सब कहाँ से आ गया, सीधी सी दिख रहा है यूरोपियन है, ठीक है। तो यहाँ पे करते चलिए डिफिनेशन। अब 14 क्वेश्चन देखिए, इसमें गोला पड़ा हुआ है, सर्कल पड़ा हुआ है, मतलब ये इंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। द डेफिनेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गिवन बाय EFB इनकम्प्रेसेस। जो डेफिनेशन दिया गया है बायोटेक्नोलॉजी का EFB के द्वारा, यूरोपियन फेडरेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, वो क्या क्या चीज़ों को इनकम्पास करता है, ये NCERT की लाइन में हमने पढ़ा हुआ था और मैंने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क भी किया था, मतलब वहाँ पे स्टार मार्क भी किया था कि ये इंपॉर्टेंट है। देखिए ट्रेडिशनल, मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी और DNA फिंगरप्रिंटिंग। सीधी सी बात है, ये कहाँ से आ गया बीच में, डी इसका ऑप्शन है। ट्रेडिशनल और मॉडर्न मॉलिक्यूलर बायोटेक्नोलॉजी दोनों के दोनों को जो EFB है ये इनकम्पास करता है। ये NCERT लाइन में हमने देखा था, NCERT लाइन टू लाइन वाला क्वेश्चन है, देखिएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स इंक्लूड्स अल्टरिंग जेनेटिक मटेरियल, सीक्वेंसिंग जेनेटिक मटेरियल, स्टनिंग जेनेटिक मटेरियल। अब बहुत लोग क्या होगा, बहुत लोग इसमें A टिक कर देंगे। A टिक क्यों कर देंगे, क्योंकि अल्टरिंग जेनेटिक मटेरियल हमने पढ़ा हुआ है। हम जो DNA की केमिस्ट्री है हम उसको चेंज करते हैं, अल्टर करते हैं। पर यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, अल्टरिंग जेनेटिक मटेरियल, ये पूरी की पूरी जेनेटिक मटेरियल का बात कर रहा है। सीक्वेंसिंग जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक इंजीनियरिंग में हम पूरी की पूरी जेनेटिक मटेरियल को ही अल्टर नहीं कर लेते। जेनेटिक मटेरियल क्या बोल रहा है कि DNA, हम DNA को पूरा का पूरा अल्टर कर लेंगे क्या, नहीं, हम DNA को पूरा का पूरा अल्टर नहीं करेंगे। हम थोड़ी बहुत जो हमारा जो कट करके पेस्ट करना, कुछ दूसरे जीन पेस्ट करना, कुछ दूसरा जो डिफेक्टिव जीन है उसको ट्रीट करना, ये सब काम करते हैं। पूरी की पूरी जेनेटिक मटेरियल को अल्टर नहीं करते। तो इसका ऑप्शन आएगा D, नन ऑफ द एबव, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब तो टिकी टाइप का था, अच्छा था ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत लोग इसमें गलत फूंक पड़ते हैं। 6th क्वेश्चन है, द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ DNA that initiates replication of alien DNA in our DNA technology is called, ये फिर से पढ़िए, the specific sequence of DNA का स्पेसिफिक सीक्वेंस that initiates replication of alien DNA in our DNA technology, कौन है वो जो DNA के रिप्लिकेशन को इनिशिएट करता है। सीधी बात है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, इसको बोलते हैं ओराई। ये चीज़ हमने पढ़ा हुआ था, ठीक है, ओराई हमने पढ़ा हुआ था। The specific sequence of DNA that initiates replication of alien DNA in our DNA। हाँ तो यही तो है, ठीक है। अब देखिए 7वां, autonomously replicating circular extra chromosomal DNA is what is vector, कैप्सिड, बैक्टीरियोफेज, प्लाज्मिड। इसमें मत घूमना भैया, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है C, that is autonomously replicating circular extra chromosomal DNA is प्लाज्मिड, ठीक है। The first recombinant DNA was constructed by किसके द्वारा कंस्ट्रक्ट किया गया था, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर। क्या दोनों के दोनों ये हमने पढ़ा हुआ है, हाँ, बहुत A and B, स्टैनली कोहेन एंड हर्बर्ट बोयर दोनों के दोनों ने कंस्ट्रक्ट किया था फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA, ठीक है। The construction of the first recombinant DNA was done by using the native plasmid of। देखिए ये एक खतरनाक क्वेश्चन था, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको रेड पेन से कराया जाएगा। इम्पोर्टेंट, क्यों इम्पोर्टेंट है, पढ़िए। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA, जो हमारा फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA बना, वो किस नेटिव प्लाज्मिड को यूज करके बना। बहुत लोग इसमें इक्वलिटी कर देंगे, क्यों, क्योंकि हम जब भी बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हैं मैक्सिमम जगह इक्वल आता है। जब भी हम इंसुलिन की बात करते हैं कि बैक्टीरिया से इंसुलिन प्रोडक्शन करवा देते हैं तो इक्वल हो जाता है। जब भी हम रिप्लिकेशन की बात करते हैं तो इक्वल हो जाता है। इक्वल बहुत बनाता है, बहुत लोग इक्वल टिक कर देते हैं। बेसिलर थ्यूरोजेनेसिस, इसको भी हम बीटेक मतलब जो बायोटेक्नोलॉजी का जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है वहाँ पे BT कॉटन, BT जीन, ये सब पढ़े हुए हैं, बहुत लोग यहाँ पे भी जाते हैं। बच गया क्या, साल्मोनेला टाइपिमुरियम, और यही कर जाता है यहाँ पे खेल, क्योंकि इसका आंसर यही है। इसका आंसर है साल्मोनेला टाइपिमुरियम, क्योंकि इसी बैक्टीरिया को यूज करके जो फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट DNA था वो इसकी प्लाज्मिड को यूज करके बनाया गया था, साल्मोनेला टाइपिमुरियम का। किसने बनाया था, हर्बर्ट बोयर और स्टैनली कोहेन ने। इसके पहले हमने इसको देखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद क्या है, द लिंकिंग ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टिंग जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकेम पॉसिबल विथ
द लिंकिंग ऑफ एंटीबॉडी रेसिस्टेंट जीन विद द प्लाज्मिड वेक्टर बिकम पॉसिबल विद, किसके साथ पॉसिबल हुआ? देखिए डीएनए लाइगेज, आरएनए लाइगेज, डीएनए पॉलीमरेज, आरएनए डीएनए पॉलीमरेज, सिंपल सी बात है डीएनए लाइगेज, क्योंकि डीएनए लाइगेज से ही हम उसको पेस्ट करते हैं, मतलब उसको जोड़ते हैं प्लाज्मिड से, प्लाज्मिड को कट करने के बाद, तो इसका आंसर अपने आप डीएनए लाइगेज हो जाएगा। ठीक है, द फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डिस्कवर्ड इज, कौन सा फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस था जो कि डिस्कवर हुआ था? सिंपल सी बात है हिंट 2, ये एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन है, ये चीज हमने इससे पहले देखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद क्या है? द एंजाइम कॉमनली यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग आर, कौन से एंजाइम है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग में कॉमनली यूज होता है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड पॉलीमरेज, एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज एंड पॉलीमरेज। सिंपल सी बात है, देखिए एंडोन्यूक्लियस भी लिखा हुआ है और लाइगेज भी लिखा हुआ है और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज लिखा हुआ है, तब किसके पास जाना ज़्यादा सही रहेगा? ज़्यादा सही जो ऑप्शन रहेगा मेरे हिसाब से वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस और लाइगेज रहेगा, क्योंकि पूरा नाम है ना, यह एंडोन्यूक्लियस लाइगेज में ज़्यादा अच्छा ऑप्शन कौन है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंड लाइगेज। सिंपल सी बात है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस आर एंजाइम्स विच makes cut at specific position within a DNA molecule, recognize specific nucleotide sequence for binding and then cleaves both the strands of DNA, restricts the action of the enzyme DNA polymerase and remove nucleotides from the ends of the DNA molecule, restrict the action of enzyme DNA ना remove nucleotide from the end of DNA molecule। अब आप ही सोचिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी। कैसे? makes cut at specific positions within the DNA molecule, ये एक अच्छा ऑप्शन था, पर उससे अभी अच्छा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, और वो क्या है? एक रिकॉग्नाइज अ स्पेसिफिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस फॉर बाइंडिंग एंड देन क्लीव बोथ द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए, ज़्यादा अच्छा डिफाइन कर रहा है ना, तो ज़्यादा अच्छा ऑप्शन कौन होगा? सीधी सी बात है यही होगा। ठीक है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स आर यूज्ड टू कट, किस लिए हम यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए, डबल स्टैंडर्ड डीएनए, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, अभी भी हमने किया है और उसका आंसर है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। वो दोनों के दोनों स्टैंडर्ड काटता है तभी तो स्टिकी एंड बनते हैं। स्पेशल सीक्वेंस इन डीएनए रिकॉग्नाइज्ड बाय, जो स्पेशल सीक्वेंस है डीएनए के रिकॉग्नाइज्ड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज कॉल्ड, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है जो स्पेसिफिक सीक्वेंस डीएनए को रिकॉग्नाइज करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। और भी सारा नाम था इसका, ए सी, लेकिन जो सबसे ज़्यादा जो ऑप्शन है वो बी ही होगा। यहाँ पे बहुत लोग ऑल द कर देंगे रिकॉग्निशन न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस। देखिए टिक वही कीजिएगा, एक बात है, टिक वही कीजिएगा जो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन आपने पढ़ा हुआ है। एनसीईआरटी के लाइन में जो था वही आंसर है, एनसीईआरटी के लाइन में जो नहीं था वो आंसर नहीं है। सिंपल सा यहाँ पे फंडा है, समझ रहे हैं? हाउ मेनी रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स आर आइसोलेटेड टिल नाउ, एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन है। अगर आपको ये फैक्चुअल क्वेश्चन हो गया है ना, फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आपको फैक्ट्स याद है, क्योंकि अगर एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन आपने बहुत बार पढ़ाई की हुई है तो ये आंसर क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। 900 रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हमने अभी तक आइसोलेट किए थे। ठीक है, नंबर ऑफ स्ट्रेन्स फ्रॉम विच रेस्ट्रिक्शन एंजाइम हैज बीन आइसोलेटेड, जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से वो किस स्ट्रेन से निकाले गए थे, कितने स्ट्रेन थे टोटल मेरे हिसाब से थे, बताइए 200 थे क्या, 250 थे क्या, 220 थे क्या, 230 थे क्या, 230 आंसर है। सिंपल, ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। ये फैक्चुअल क्वेश्चन आपको याद होने चाहिए फैक्ट टू फैक्ट। ये बार एनसीईआरटी की लाइन पढ़ने से और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से होगा। अब नहीं याद है तो यहीं पे ध्यान रख लीजिए। कितने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आइसोलेट किए गए थे? 900। कितने स्ट्रेन से आइसोलेट किए गए थे? 230। सिंपल, अगली बार आएगा तो गलती नहीं होना चाहिए। इन द नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स द फर्स्ट लेटर इज डिराइव फ्रॉम, क्या था फर्स्ट लेटर कहाँ से डिराइव हुआ था? देखिए ऐसा वाला जो क्वेश्चन आता है इसको सॉल्व करने का तरीका देखिए। ठीक है, इसका इस क्वेश्चन ऐसा वाला जो क्वेश्चन आता है ना ABCD, इसके स्ट्रेटेजी देखिए। पहले इसका किसी को मैच कीजिए कि जहाँ पे डिफरेंस है, जीनस स्पीसीज सब में कॉमन है। ठीक है, जीनस स्पीसीज पहला ऑप्शन देखिए क्या होता है। पहले लेटर कहाँ से आता है? जीनस से आता है। ठीक है, ये बस हमको पता है, तो ये दोनों ऑप्शन तो अपने आप कट हो गए। अब इसी को देखिए, जीनस स्पीसीज दोनों में कॉमन है। अलग क्या है यहाँ पे? सी ईस्टर्न वैरायटी। सी क्या है? द फोर्थ लेटर कहाँ से आता है? स्ट्रेन की वैरायटी से, स्ट्रेन से, बस ये ऑप्शन है। बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। हमको बी देखना नहीं था क्योंकि बी दोनों में कॉमन था, हम सीधा सी देखेंगे ना, है ना। ये अप्रोच होना चाहिए, तभी क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व होता है, समझे। अप्रोच क्वेश्चन सॉल्व करने का सही होना चाहिए।
फास्ट, बी वेरी फास्ट। टाइम का खेल है सब, सबके सब यहाँ पे टाइम का खेल है। जितना जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं बायो, उतना अच्छा होगा। एक्यूरेसी के साथ, विथ एक्यूरेसी, समझ रहे ना? ऐसा नहीं जल्दी सॉल्व कर दिया और नंबर नहीं आए, एक्यूरेसी। देयर इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कॉल्ड EcoR1। व्हाट द CO पार्ट इज इन इट स्टैंड्स फॉर। क्या होता है CO पार्ट? ये हमने पढ़ा हुआ था। जो पहले नाम था वो क्या था? पहला लेटर जीनस का पहला लेटर कैपिटल में, उसके बाद स्मॉल जो लेटर था वो स्पीसीज का फर्स्ट 2 लेटर था, इस स्पीसीज का। R वाला पार्ट स्ट्रेन का था फर्स्ट, और ये रोमन नंबर वाला पार्ट था ऑर्डर का। तो ये EcoR1 कहाँ से किया गया है? E. coli से, इस्चेरिशिया कोलाई से लिया गया है। तो ये जो को है वो किसके लिए एक्सटेंड करता है? कोलाई के लिए। द रोमन नंबर फॉलोइंग द नेम ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंडिकेट। जो रोमन नंबर है जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का जो नेम को इंडिकेट करता है वो क्या है? ऑर्डर, नंबर, ऑर्डर, नन। ऑर्डर इन विच एंजाइम इज आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। दोनों ऑर्डर ऑफ एंजाइम है। क्या टिक करना चाहिए इसमें? सिंपल सी बात है, ए टिक करना चाहिए। ए क्यों टिक करना चाहिए? ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर रहा है। अगर 2 ऑप्शन आपको सही टाइप के लगने लगे तो वही ऑप्शन टिक करिएगा जो आपको ज़्यादा सही लगता है, समझे? द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीवेज ऑफ फॉलोइंग सीक्वेंस इज GTC, GAC, CA, GTC। क्या ये एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन है? हाँ, ये एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चन है। क्या इससे पहले हमने इसको देखा है कहीं पे? हाँ, हमने देखा हुआ है इसको कहीं पे। कहाँ पे देखा हुआ है? एनसीईआरटी के जब हम पढ़ रहे थे वहाँ पे देखा हुआ है। ऑप्शन क्या है? हिंट 2। सिंपल सी बात है। ALU1, BAM-H1, EcoR1। देखिए, BAM-H1 और ALU1 का हमने पूरे के पूरे एनसीईआरटी में कहीं भी कोई भी रेस्ट्रिक्शन का कोई भी उसका जो सीक्वेंस है कहीं पे नहीं देखा है। हमने सिर्फ 2 ही का देखा हुआ है। क्या? एक EcoR1 का, एक हिंट 2 का। EcoR1 का जो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस है, जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है, वो बहुत ही ईजी है और बहुत ही बार देखा हुआ, बहुत ही कॉमन, GAATTC। ये इसी का रिकॉग्निशन सीक्वेंस है EcoR1 का। बचा क्या? हिंट 2। ये तो जनरल नॉलेज है ना, ये इतना पता होना चाहिए। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आता तो आप ऐसे इसको पता कर सकते हैं। BAM-H1 कहीं पर था क्या? नहीं था। ALU1 का था क्या? तो नाम ही पहली बार देख रहे हैं। बच के आ गया COD। EcoR1 का पता होना चाहिए, GAATTC होता है, बार बार आता है। बच के आ गया C ऑप्शन, टिक कर दो। इलिमिनेट कीजिए, ऑप्शंस को इलिमिनेट कीजिए, इसी से क्वेश्चन जल्दी सॉल्व होता है। वो जो ट्रेडिशनल तरीका है ना, पहले क्वेश्चन पढ़ो, फिर 4 ऑप्शन देखो, उसको टिक करो, वैसे से नहीं होने वाला। ठीक है? फास्ट ऑप्शन को इलिमिनेट कीजिए, ऑप्शंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। प्रोटीएस से कहीं से है क्या? DNS1 कहीं से है क्या? RNS1 कहीं से है क्या? हिंट 2। बस खत्म बात, आगे बढ़ो। ये कहीं से दिख रहा है क्या रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है करके? इसका नेमिंग का तरीका दिख रहा है, हिंट 2। इसकी कोई मैच कर रहा है इसके नेमिंग के तरीके से? नहीं, कट कर दो तुरंत यहाँ पे। सिंपल। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम किस क्लास से बिलोंग करते हैं? क्या ये हमने पढ़ा हुआ है? हाँ, किससे? न्यूक्लियसेस से। ये हमने पढ़ा हुआ था, न्यूक्लियसेस क्लास से बिलोंग करता है, जो कि एक अच्छी खासी क्लास होती है ना, एक हायर क्लास है, हायर लेवल का एंजाइम का क्लास है। क्यों हायर लेवल है? क्योंकि स्पेसिफिसिटी मेंटेन करता है। ये स्पेसिफिक है, इसकी स्पेसिफिसिटी एकदम परफेक्ट है, इसलिए ये हायर क्लास है। द मोड ऑफ एक्शन ऑफ एक्सोन्यूक्लियस इज। एक्सोन्यूक्लियस है, देखिए एंडोन्यूक्लियस से यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, कॉन्सेप्ट क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स फ्रॉम द स्पेसिफिक प्लेस। क्या करता है ऐसा? नहीं। रिमूव न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द इंस ऑफ DNA। क्या यही आंसर है? रिमूव न्यूक्लियोटाइड इन बिटवीन द DNA, रिमूव न्यूक्लियोटाइड्स। क्या ऑप्शन है इसका? बी। इन DNA के एंड से ये न्यूक्लियोटाइड स्पॉट आता है। ठीक है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाइंड्स टू DNA एंड कट 2 स्ट्रैंड्स ऑफ डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन। क्या बोल रहा है? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाइंड्स टू DNA। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बाइंड्स टू DNA एंड कट 2 स्ट्रैंड ऑफ डबल हेलिक्स एट स्पेसिफिक पॉइंट्स इन। अच्छा पॉइंट है, DNA है ये। ठीक है? अब जो हमारा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो इसको कट करता है। कहाँ पे कट करता है? यही पॉइंट है, तो ऐसे कट करता है। तो सीधी सी बात है, किसको कट करेगा? तो सुगर फॉस्फेट जो बैकबोन है, जो कि हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का मतलब DNA का जो बैकबोन है उसको ही कट करेगा। बैकबोन क्या होता है? सुगर फॉस्फेट बैकबोन। यही तो ऑप्शन होगा क्या? ठीक है? तो क्वेश्चन इजी था। सुगर फॉस्फेट बैकबोन। हाइड्रोजन बॉन्ड में मत जाना। क्यों? अगर ये DNA है ऐसे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड है, DNA को ऐसे क्यों काटेगा?
ऐसे काटेगा तो डीनेचुरेशन हो जाएगा। डीनेचुरेशन करने के लिए हमको एंजाइम थोड़ी ना चाहिए, हमको चाहिए टेम्परेचर, है ना। हमको कट ऐसे करना था, तो शुगर फॉस्फेट बैकबोन को कट करना था, क्योंकि शुगर फॉस्फेट बैकबोन से ये बना हुआ ये वाला पार्ट, है ना। तो ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन को कट करता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स का कोई यहाँ पे लेना देना नहीं है, ठीक है। व्हाट इज पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस? दैट रीड्स अपोजिट ऑन टू स्ट्रैंड दैट रीड्स स्पेसिफिक सीक्वेंस इन अपोजिट डायरेक्शन that reads same on two strands when orientation of reading is same, that reads opposite on two strands when orientation of reading is same। अच्छा क्वेश्चन है ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए। that reads same on two strands when orientation of reading is same। ओरिएंटेशन से क्या लेना देना है, बस यहीं पे खेल है। देखिए ये डीएनए है, अगर ये डीएनए का दो पार्ट है, दो स्ट्रैंड, तो एक क्या होगा, एक 5' 3', ये 3', ये 5'। तो ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज सेम से मतलब है, इसका मतलब ये नहीं कि इसी डायरेक्शन से पढ़ना है, इसका मतलब ये है कि 5 डायरेक्शन थ्रू 3 डायरेक्शन से पढ़ना है। तो एक बार इधर से पढ़ेंगे तो एक बार इधर से पढ़ेंगे। तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस क्या होगा, दैट रीड्स सेम ऑन टू स्ट्रैंड्स व्हेन ओरिएंटेशन ऑफ रीडिंग इज सेम। समझे? तो पैलिंड्रोमिक सीक्वेंस का आंसर ये होगा। Restriction enzymes cut the DNA strand a little away from the center of palindrome site between. Restriction enzyme cuts the DNA strand a little away from the center of palindrome site between same two bases on same strand, same two bases on opposite strand, opposite bases on same strand, opposite bases on opposite strand। देखिए opposite strand का तो सवाल ही नहीं आता, तो क्या आएगा, सेम स्ट्रैंड या opposite strand। सीधी सी बात है, सेम टू, मतलब इस क्वेश्चन को समझिए, सेम टू बेसिस ऑन सेम स्ट्रैंड, सेम स्ट्रैंड के जो सेम दो बेसिस है वहाँ पे कट करेगा क्या, या फिर वो जो है सेम टू बेसिस और अपोजिट स्ट्रैंड में कट करेगा। सीधी सी बात है, अगर वो ये है अपोजिट स्ट्रैंड क्या है, ये दोनों के दोनों अपोजिट स्ट्रैंड है, तो अगर वो कट कर रहा है तो इन दोनों के जो सेम टू बेसिस है वहीं पे कट करेगा ना, क्योंकि अगर ये हमारा जब सीक्वेंस है जिसको कट करना है, इसके एक आगे कट कर रहा है, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस होगा उसके भी आगे जो सेम बेस होगा तभी तो कट करेगा वहाँ पे। तो यही इसका आंसर होगा। सेम स्टैंड में कैसे हो सकता है ना, क्योंकि अपोजिट स्टैंड में तो होना चाहिए ना सेम चीज़, तो अपोजिट स्टैंड वाला आंसर होगा। अपोजिट बेसिस का तो यहाँ पे सवाल ही नहीं उठता। अ फॉरेन डीएनए एंड प्लाज्मिड cut by the same restriction endonuclease can be joined to form a recombinant plasmid using a foreign DNA and क्या बोल रहा है, a foreign DNA and plasmid cut by the same restriction endonuclease can be joined to form a recombinant plasmid using। क्या कर सकता है, एक फॉरेन डीएनए है जिसको और प्लाज्मिड जो कि सेम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से कट किए गए हैं, अब उसको ज्वाइन करना है, तो ज्वाइन किस एंजाइम से हम करते हुए हैं, टैग पॉलीमरेज से करते हैं क्या, इसका तो हम पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में करते हैं ना, तो इसका ऑप्शन है लाइगेज। ठीक है, ये सब चीज़ में क्वेश्चन देखिए नीट 2016 है, कितना इजी क्वेश्चन था, कुछ था इसमें, कुछ भी नहीं था इसमें। दी फॉरेन डीएनए एंड द वेक्टर इज कट विद दी जो फॉरेन डीएनए है और जो वेक्टर है वो कट कैसे किया गया, द फॉरेन डीएनए एंड द वेक्टर इज कट विद दी टू डिफरेंट एंजाइम से कट करेगा क्या, सेम सीधी सी बात है, टू डिफरेंट एंजाइम से कट करेगा तो उसको जोड़ेगा कैसे, हाँ, तो इसका ऑप्शन होगा सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्योंकि ये भी एनसीईआरटी के लाइफ से क्वेश्चन है। सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट क्यों करते हैं, सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट इसलिए करते हैं ताकि दोनों के दोनों सेम जगह सेम करने जगह से कट हो और स्टिकी इन, ताकि दोनों के जुड़े जा सके, है ना, तो कॉम्प्लीमेंट हो दोनों के दोनों आपस में तभी तो जुड़ेंगे। तो सेम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करना बहुत जरूरी है। ठीक है, इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एक्सपेरिमेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन बी यूज्ड फॉर, किस लिए यूज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, क्या बोल रहा है, अच्छा किसके लिए यूज करते हैं, टू बैक्टीरियल डीएनए ओनली, वायरल डीएनए ओनली, एनी डीएनए फ्रेगमेंट, यूकैरियोटिक डीएनए ओनली। तीसरी सी बात है सबका डीएनए सेम होता है, तो डीएनए तो जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उसको ये बात थोड़ी ना पता है कि बैक्टीरियल डीएनए है कि वायरल डीएनए है, डीएनए होता है, तो एनी डीएनए फ्रेगमेंट हम उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम प्लाज्मिड भी काट सकते हैं और उस रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से हम नॉर्मल डीएनए भी काट सकते हैं। ठीक है, तो एनी डीएनए फ्रेगमेंट इसका आंसर होगा। इसके बाद है स्टडी द गिवन डायग्राम एंड आइडेंटिफाई द एंजाइम्स ए एंड बी इन्वॉल्व्स इन स्टेप 1 एंड स्टेप 2। क्या ये वाला प्रोसेस हमको पता हुआ है, कट करने वाला, हाँ, कट कर जोड़ने वाला, हाँ पता हुआ है, हमने पढ़ा हुआ है, हाँ हमने पढ़ा हुआ है। चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है, स्टडी द गिवन डायग्राम एंड आइडेंटिफाई एंजाइम्स ए एंड बी इन्वॉल्व इन स्टेप 1 एंड 2। स्टेप 1 ये है और एंजाइम यहाँ पे ये लग रहा है, यहाँ पे ये एक एंजाइम बना कट गया, कौन सा एंजाइम होगा, सीधी सी बात सोचने वाली बात है। उसके बाद क्या बोल रहा है,
उसके बाद स्टेप 2 है। स्टेप 2 में क्या है, एंजाइम बी डाला और एंजाइम बी डालने के बाद क्या हुआ, ये इससे अटैच हो गया। ठीक है, तो क्या क्या डाला तो अटैच हुआ होगा। एकदम इजी क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इजी हलवा क्वेश्चन। अरे एक मिनट, हाँ तो क्या क्या होगा, स्टेप 1 ई को R1। अच्छा ई को R1, अब यहाँ पे थोड़ा एंजाइम का केस आ गया। देखिए इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस देखिए, क्या है इसका रिकॉग्निशन सीक्वेंस, GAATTC है क्या। अभी भी तो मैं बताया था कि GAATTC होता है, GAATTC। वैसे तो आपको ये डायग्राम वाला याद होना चाहिए कि यहाँ पे कौन सा यूज़ किए थे, लेकिन अगर याद नहीं है तो देखिए GAATTC क्या, ये हमने पढ़ रखा है। हाँ हमने पढ़ रखा है, इसका था ई को R1 का था। तो सीधी सी बात है, यहाँ से ऑप्शन एलिमिनेट कीजिए। ए में क्या है, ए में इको R1 स्टेप 1 में ये कहीं पे और इको R1 है क्या, नहीं है, सब सब खत्म हो गया, ऑप्शन ए आंसर हो गया इको R1 और डीएनए लाइगेज। ठीक है, तो इसका आंसर बहुत ज़्यादा इजी था। अब आगे बढ़ते हैं 22 नंबर क्वेश्चन में, द फ्लो चार्ट गिवन बिलो रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी, आइडेंटिफाई ए टू डी प्रोसेस। ए टू डी प्रोसेस को हमको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। ए एंजाइम, बी एंजाइम, सी जॉइनिंग एंजाइम और डी क्या है, डी प्रोसेस है। क्या ये क्वेश्चन इजी है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। क्या है, ए एंजाइम, ए यहाँ पे क्या आ सकता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस या एक्सोन्यूक्लियस आएगा क्या, कहीं पे नहीं आ सकता, तो एक्सोन्यूक्लियस वाला ऑप्शन कट कर देते हैं। क्या बच गया, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तीनों में से कोई ऑप्शन बी देखिए, बी क्या है, रेस्ट्रिक्शन एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस कहीं पे आएगा क्या, नहीं आ सकता, कट कर दिया। क्या ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो गया, बी और सी बचा है, एंडोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस, दोनों को सेम एंडोन्यूक्लियस से काटे। जॉइनिंग वाला क्या आएगा, डीएनए लाइगेज आएगा। डीएनए पॉलीमरेज रिएक्शन का ये जो फ्लो चार्ट है क्या ये पॉलीमरेज रिएक्शन का है, तो इसका पॉलीमरेज रिएक्शन आएगा ही नहीं यहाँ पे, सीधा से इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया अपने आप। कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं था यहाँ पे, तो ऑप्शन देख के समझ आ रहा है ना, बी स्मार्ट। ठीक है, ऐसा गधे टाइप का पूरे का पूरा ऑप्शन को मत पढ़ते रहिए। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस डीएनए लाइगेज और यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। सिंपल सी बात है, पूरा ऑप्शन देखते रहोगे तो टाइम निकल जाएगा। फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करो, है ना। Which of the following techniques is most commonly used to separate DNA molecules by size? बताइए साइज का सेपरेशन करना है, जिसको हम हमारा वहाँ पे सीविंग इफेक्ट दिखाया था, जिसके ऊपर मैं बहुत जोर दिया था। सीविंग इफेक्ट किसके कारण, अच्छा अभी शायद क्वेश्चन आ गया, तो इसके ऊपर तो मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, है ना। तो ये कुछ नहीं था, अभी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। Which of the following techniques is most commonly used to separate DNA molecules by size? साइज का सेपरेट करना है, कौन साइज करता है, क्रोमेटोग्राफी कहीं से आ गया, RF ये क्या चीज़ होता है, RFLB मेरे को भी नहीं पता। PCR का साइज सेपरेशन से कोई लेना देना नहीं है, ये तो पॉलीमरेज रिएक्शन है, ये पॉलीमराइज करेगा। बचा क्या ऑप्शन, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। वाह, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द सैंपल डीएनए इज कट इनटू फ्रेगमेंट्स बाय, कौन कट करता है, डीएनए जो कट हुआ था फ्रेगमेंट्स में, कौन उसको कट किया था, गैलेक्टोस कहीं से आया गया। एक्सोन्यूक्लियस से कट करते नहीं है, एंडोन्यूक्लियस और रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, किसको टिक करना चाहिए यहाँ पे, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस को टिक करना चाहिए। एगेरोस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एगेरोस को एक्सट्रैक्ट किसने किया, एगेरोस जो जेल है हमारा उसको एक्सट्रैक्ट किसने किया। क्या बोल रहा हूँ मैं, असली में मेरा ध्यान कहाँ पे है, मेरा ध्यान है सॉरी टू से आईपीएल की तरफ। आज आईपीएल का फाइनल चल रहा है, तो मैं बीच में देखते रहता हूँ फाइनल का क्या स्कोर है। और यहाँ पे और वहाँ पे गिरा हुआ है, जो नरेंद्र मोदी स्टेडियम है वहाँ पे गिर रहा है पानी, तो इसीलिए ऋतुराज गायकवाड़ एक चौका मारा हुआ है। ठीक है, 3 बॉल हुए हैं, 0.3 बॉल्स हुए हैं। मोहम्मद शामी ने बॉल डाला हुआ है, ऋतुराज गायकवाड़ ने चौका मारा हुआ है, और यहाँ पे इसका पानी गिरा। और अब जो पिच हो गया है वेट, तो उसके सूखने का इंतजार किया जा रहा है ताकि वहाँ पे क्रिकेट खेला जा सके। ठीक है, खैर ये सब बातों से हमारा कोई लेना देना नहीं है, थोड़ा इंटरटेनमेंट जरूरी है पर अभी कोई लेना देना नहीं है। अभी हमारा लेना देना है एगेरोस जेल से। एगेरोस इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, क्या ये हमने पढ़ा था, हाँ हमने पढ़ा था। ब्लू ग्रीन एल्गिया कोई कॉन्सेप्ट आया यहाँ पे नहीं, सरगेसम का कहीं से कॉन्सेप्ट आया, ई फेड्रा का कहीं कुछ भी पढ़ा, ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, हमने पढ़ा हुआ है सी बीट्स के बारे में। सी बीट्स हमने पढ़ा था, ऑप्शन आ गया, अब हमने टिक कर दिया। ठीक है, इजी क्वेश्चन, इजी पीजी। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर विजुअलाइज्ड आफ्टर स्टेनिंग द डीएनए विद। इन
concentrated in gel electrophoresis, the separated DNA fragments are visualized after staining the DNA with, किससे हम विजुलाइज करते हैं डीएनए को, और फॉलोड बाय द एक्सपोजर टू बी। एकदम इजी क्वेश्चन है। इथिडियम नाइट्रेट, नाइट्रेट कहाँ से आ गया, इथिडियम क्लोराइड, ये क्लोराइड भी नहीं था। बीटा गैलेक्टोसिडेस ये कहाँ से आ गया भैया, तीन तो ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हुए, बच गया का इथिडियम ब्रोमाइड और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। अगर इसमें से कोई भी कंफ्यूज था तो यहाँ से देख लेते हैं, गामा रे, गामा रे कहाँ से आ गया, रेडियो वेव कहाँ से आ गया, इंफ्रारेड कहाँ से आ गया, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन पढ़ा हुआ था हमने, है ना। 37 नंबर क्वेश्चन का बात करते हैं। व्हेन द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर ऑब्जर्व्ड अंडर यूवी लाइट दे सीन एज, कैसे दिखते हैं हमको, येलो दिखता है या नहीं दिखते, ब्लू दिखते क्या, ब्लू क्यों दिखेंगे, ए ऑप्शन बी का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। देखिए ए भी कैसे हो सकता है, कोई भी, देखिए इजी क्वेश्चन, कितना इजी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। इसी ऑप्शन देखिए अब क्या बोल रहा है, बोथ ए एंड बी। येलो कोई चीज एक ही टाइम पे येलो और ब्लू दिख सकता है क्या, नहीं दिख सकता है ना, तो ये और ऑप्शन कैसे हो सकता है यार। तो बचे क्या, ऑरेंज कलर बैंड, और ये हमने पढ़ा हुआ था जब इथिडियम ब्रोमाइड और उसके बाद यूवी से एक्सपोजर करते हैं तो ऑरेंज कलर बैंड हमको दिखता है, ठीक है। इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस द सेपरेटेड बैंड ऑफ डीएनए आर कट आउट एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जेल पीस, दिस स्टेप इज कॉल्ड व्हाट, इस स्टेप को क्या बोलते हैं, जो इसे जो अलग करते हैं, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन, वाह बढ़िया ऑप्शन है। ट्रांसफॉर्मेशन तो कहीं से नहीं है। कंपिटेंसी इल्यूशन, एक सोचने वाली बात है, इल्यूशन, इस प्रोसेस को इल्यूशन बोलते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ था एनसीईआरटी में, ठीक है। इसके बाद क्या 39 में, इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेस्टेड डीएनए इन लोडेड इन वेल्स नियर लोड। अब देखिए ये अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है ये अच्छा क्वेश्चन था। डीएनए किधर भागता है, जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट्स है जब हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस करते हैं तो वो किधर भागता है, ये इसमें हमने पढ़ा हुआ था। क्योंकि जो डीएनए होता है ये एक नेगेटिव मॉलिक्यूल होता है ना, तो ये एनोड की तरफ भागता है, एनोड, ये एनोड की तरफ भागता है। तो ये अगर एनोड की तरफ भाग रहा है तो ये आ कहाँ से रहा होगा, ये कैथोड से आ रहा होगा, सिंपल सी बात है ना। तो जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डाइजेस्टेड डीएनए इज लोडेड इन वेल्स नियर, एनोड क्या होगा, क्या नहीं, कैथोड, इसका आंसर होगा कैथोड, ठीक है। कैथोड की तरफ आएगा, एनीवेयर का तो ऑप्शन ही नहीं है, और सेंटर में क्यों होगा, सिंपल सी बात है, किसी एक एंड में होगा ना तब तो दूसरे एंड में जाएगा, तो एनोड की तरफ वो जाएगा, तो आ कहाँ से रहा होगा, कैथोड की तरफ से, ठीक है। डीएनए फ्रेगमेंट्स, देखिए नीट का क्वेश्चन है, डीएनए फ्रेगमेंट्स जनरेटेड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय, जो डीएनए फ्रेगमेंट्स है जनरेटेड बाय द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इन अ केमिकल रिएक्शन कैन बी सेपरेटेड बाय, किस चीज़ से डीएनए फ्रेगमेंट को सेपरेट करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से करते हैं क्या, नहीं करते, क्योंकि चीज़ें अलग अलग नहीं है। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से करेंगे क्या, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का सवाल ही नहीं आता है यहाँ पे। इलेक्ट्रोफोरेसिस और रेस्ट्रिक्शन मैपिंग, ये तो हमने ऐसा कुछ पढ़ा है क्या, ऐसा कुछ पढ़ा ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन अपने आप जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं 41 नंबर क्वेश्चन में, having become an expert on gel electrophoresis, you are asked to examine a gel for a colleague, where would you find the smallest segment of DNA? इजी क्वेश्चन है। आप अगर आपको एक जो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला जो प्लेट है यहाँ पे एग्जामिन करने के लिए दिया गया, तो जो सबसे स्मॉलेस्ट जो डीएनए फ्रेगमेंट था उसको आपको कहाँ पे मिलेगा, एक तरफ एनोड है एक तरफ कैथोड है, कहाँ पे मिलेगा, इस आंसर इस पे देखते ऑप्शन में, ये द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड फारदेस्ट अवे फ्रॉम द वेल्स, क्या ये हमारा आंसर है, आगे पढ़ने की जरूरत है, कहीं भी नहीं। नेगेटिव की तरफ क्यों मिलेगा, डीएनए तो खुद नेगेटिव है, नियर द टॉप नियर द नेगेटिव पोल नहीं ऑप्शन हो सकता, दो जगह कैसे होगा सकता, तो दो ऑप्शन तो अपने एलिमिनेट होगा क्योंकि दोनों ऑप्शन सेम थे। मिडिल का तो सवाल ही नहीं आता, नियर द मिडिल दे टेंड टू स्लो डाउन आफ्टर द फर्स्ट फ्यू मिनट, अरे ऐसा कुछ नहीं है। नियर द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड फारदेस्ट अवे फ्रॉम द वेल। इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक द टर्म वेक्टर रिफर टू, अब वेक्टर के बारे में पूछा है, वेक्टर रिफर्स टू donor DNA. It is identified and picked up through electrophoresis. Plasmid transfer DNA into living cell. Collection of entire genome in the form of plasmid and enzyme cut DNA at specific site. अच्छा क्वेश्चन है, देखिए डोनर डीएनए ये कहाँ से आया, ये वेक्टर है क्या, वेक्टर ये थोड़ी ना है, इसे तो हम जीन अलग करने वाले हैं ना, ये तो हमारा पेरेंट डीएनए, इसे हम जीन अलग करने वाले हैं। ये एक अच्छा ऑप्शन है, प्लाज्मिड ट्रांसफर डीएनए इनटू लिविंग सेल, यही तो हमारा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन को देखिए, कलेक्शन ऑफ एंटायर जीनोम, ये कहाँ से ऑप्शन हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मिड। एंटायर जीनोम को भी प्लाज्मिड के रूप में नहीं कलेक्ट किया जा सकता, ठीक है, प्लाज्मिड एक्स्ट्रा क्रोमोसोम में होता है, और एंजाइम्स कट द डीएनए, इस पर ये कहाँ से आ गया, है ना।
तो आंसर है इसका प्लाज्मिड दैट ट्रांसफर डीएनए इनटू लिविंग सेल। इसके बाद क्या है, इसके बाद है हमारा 43 नंबर क्वेश्चन, ड्यूरिंग जीन क्लोनिंग विच इज कॉल्ड अ जीन टैक्सी। जीन टैक्सी हम किसको बोलते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। वैक्सीन को बोलते हैं, बैक्टीरिया को बोलते हैं, प्लाज्मिड को बोलते हैं, प्रोटोजोआ को बोलते हैं। किसको बोलेंगे जीन टैक्सी? टैक्सी मतलब क्या? वाहक। हिंदी में बोलूँ तो वाहक, और इंग्लिश में बोलूँ तो वेक्टर। वेक्टर कौन है यहाँ पे? बैक्टीरिया वेक्टर थोड़ी ना है, प्लाज्मिड वेक्टर है ना। बैक्टीरिया के अंदर जो प्लाज्मिड पाया जाता है वो वेक्टर है। तो जीन टैक्सी कौन हुआ? प्लाज्मिड हुआ। The DNA used as a carrier for transferring a fragment of foreign DNA into a suitable host is called. The DNA used as a carrier for transferring a fragment of foreign DNA into a suitable host is called cloning vector, gene carrier, vehicle DNA, all of these. कितना अच्छा क्वेश्चन था। क्या हम उसको क्लोनिंग वेक्टर बोलते हैं? हाँ बोलते हैं। क्या हम उसको जीन कैरियर बोलते हैं? क्या हम उसको व्हीकल डीएनए बोलते हैं? या हम उसको कुछ नहीं बोलते, सिर्फ क्लोनिंग डीएनए बोलते हैं? ये एक अच्छा क्वेश्चन था, इसीलिए इसको मार्क किया गया है जहाँ तक। क्योंकि आप खुद ही सोचिए हम लोग क्या बोलते हैं, व्हीकल डीएनए, क्लोनिंग वेक्टर, जीन कैरियर। क्या हम इसको सब के सब बोलते हैं? क्लोनिंग वेक्टर हमारा था ही, व्हीकल डीएनए क्योंकि हमने अभी भी इसको टैक्सी बोला, जीन टैक्सी। व्हीकल डीएनए, क्या ये वो डीएनए है जो कि हमारा जो डिजायर्ड जीन का फ्रेगमेंट था उसको लेके जाने वाला है? तो हाँ, ये व्हीकल डीएनए कहा जाएगा। जीन कैरियर, क्या वो जीन को कैरी कर रहा है? हाँ कर रहा है। तो तीनों ऑप्शन सही हो गया। इसका मतलब ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। कौन सा मेथड है जो कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक में यूज किया जाता है? सेल वॉल ऑफ वायरस क्या बोल रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में कौन सा यूज करता है? सेल वॉल ऑफ वायरस, ये कहाँ से आ गया? जीन विच प्रोड्यूसेस कैप्सिड ऑफ वायरस, वायरस कैप्सिड ऑफ वायरस। कितना अच्छा क्वेश्चन है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी में हम किसको यूज करते हैं? सेल वॉल ऑफ वायरस को। वायरस का सेल वॉल हम क्यों यूज करेंगे यहाँ पे? जीन विच प्रोड्यूसेस कैप्सिड ऑफ वायरस, इस जीन को हम यूज करते हैं, लेकिन जीन विच प्रोड्यूसेस कैप्सिड ऑफ वायरस, ये उतना अच्छा ऑप्शन तो नहीं दिख रहा है मेरे को। ठीक है, इसके बाद बच गया वायरस और कैप्सिड ऑफ वायरस। देखिए सिंपल सी बात है, कैप्सिड क्या होता है? जो वायरस के जो उसको ढांचा बनाता है, कैप्सिड। हम उस कैप्सिड को यूज करके क्या करेंगे? उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। एक जीन है जो कि वायरस का कैप्सिड बना रहा है, इसका भी शायद हमको यूज नहीं पड़ने वाला कभी ना कभी। सेल वॉल से हमको क्या देना है? बचा क्या? वायरस। हम उस ऑर्गेनिज्म को यूज करेंगे ना। सेल वैसे वायरस लिविंग और नॉन लिविंग के बीच का है, पर जब वो किसी होस्ट को अंदर चल जाता है तब वो लिविंग बन जाता है। तो हम उसको यूज करेंगे अपने फायदे के लिए। और हमने बहुत सारे वायरस को यूज किया हुआ है, ऐसा वेक्टर, ऐसा मल्टीपल थिंग। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्लाज्मिड। कौन सा एक प्लाज्मिड है? क्या साल1, BAM-H1, ये तीनों कैसे प्लाज्मिड दिख रहा है? ये तीनों के तीनों आरी है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। बचा क्या? PBr322। यही तो एक वेक्टर है, यही तो एक वेक्टर है। प्लाज्मिड में भी कैसा प्लाज्मिड है? आर्टिफिशियल डिजाइन प्लाज्मिड है, आर्टिफिशियल है ना, आर्टिफिशियल प्लाज्मिड है। इसके बाद क्या? आइडेंटिफाई ABCD इन द गिवन डायग्राम ऑफ इकोलाई। ए यहाँ पे है, क्या ए के जगह क्या ए हमने अच्छे से पढ़ा हुआ था? हाँ हमने पढ़ा हुआ था। इसमें से कुछ भी एक था क्या? इन तीनों में से पॉइंट में से कुछ भी एक था क्या? नहीं था, ई को और बनता। बाकी कुछ पढ़ने की जरूरत है। B BAM-H1 होता है, C और I होता है। ये सब बहुत इजी टॉपिक में है, पता है। अगर वो PVU PST पूछा तो आदमी कंफ्यूज हो सकता था। इस क्वेश्चन पे कंफ्यूज होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि वो सबसे कॉमन चीज पूछा है। इको और उनको पूछा हुआ है, इको और सबको पता होता है। ये बी यहाँ पे BAM-H1 होता है, ये सबको पता होता है। वो PVU PST पूछता है, हिंटू क्या पूछता, तब आपको प्रॉब्लम होता। क्ला ये था या ये था, ये था या ये था, तब दिक्कत होता। ठीक है, तो बहुत इजी क्वेश्चन है। इको और इसका फर्स्ट वाला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन देख के आंसर बन रहा है। The given figure is diagrammatically represent of the E. coli vector PBr322. Which one of the given option correctly identify its certain components? कौन सा है ऑप्शन है जो कि इसके certain components को आइडेंटिफाई कर रहा है? और आई ओरिजिन रेस्ट्रिक्शन, क्या ऑप्शन है भैया? ये खराब है बहुत ज़्यादा। रोप रिड्यूस्ड ऑस्मोटिक प्रेशर है भगवान, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या लेना देना है यहाँ पे? हिंट 3 इक्वारबल सिलेक्टेबल मार्कर्स, नहीं ये कहाँ से आ गया? सिलेक्टेबल मार्कर्स ये थे क्या? ये एम्पिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन रेस्ट्रिक्शन जीन थे। ओहो, उसी पे ही अगला पॉइंट था, मैं देखा ही नहीं था। ठीक है, एम्पिसिलिन रेस्ट्रिक्शन एंटीबायोटिक रेस्ट्रिक्शन जीन है, यही हमारे सिलेक्टेबल मार्कर भी है। ठीक है, ऐसा लिख देता हूँ, ये हमारे सिलेक्टेबल मार्कर भी थे, ये हमने किया हुआ था। The function of Rai in a vector is help replication of linked DNA, control copy number of the linked DNA, help in selecting recombinant। ये कहीं से आ गया? नहीं था।
इसका ऑप्शन डी होगा। हेल्प रिप्लिकेशन ऑफ लिंक डीएनए रिप्लिकेशन, क्योंकि इसी से रिप्लिकेशन स्टार्ट होता है, ओरिजिन ऑफ रिप्लिकेशन, और कंट्रोल कॉपी नंबर भी इसी से ही डिसाइड होता है, तो ये उसका फंक्शन है। 50वां है प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन रिकॉग्निशन साइट विथ इन वेक्टर विल लीड टू, एक साइट से ज़्यादा रिकॉग्निशन साइट से लीड होने से क्या होगा, जनरेशन ऑफ सेवरल फ्रेगमेंट, जनरेशन ऑफ वन फ्रेगमेंट, जनरेशन ऑफ हाफ फ्रेगमेंट, जनरेशन ऑफ सेवरल फ्रेगमेंट, ये होगा ना, क्योंकि उसके मल्टीपल रिकॉग्निशन साइट है, तो क्या होगा, वो मल्टीपल फ्रेगमेंट हो जाएगा, और ये एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। मल्टीपल रिकॉग्निशन सीक्वेंस नहीं होना चाहिए, उसके पास एक ही रिकॉग्निशन सीक्वेंस होना चाहिए, ताकि कट सिर्फ वहीं पे पड़े। मल्टीपल कॉपी हो जाएगा तो क्या मतलब उसका ना। द रिकॉग्निशन साइट फॉर BAM H1 और BAM H1 इन PBR322 इज प्रेजेंट इन, कहाँ पे होता है ये चीज़ हमने देखा हुआ है, एम्पिसिलिन में कि टेट्रासाइक्लिन में, इसका तो सवाल ही नहीं उठता इन दोनों का। एम्पिसिलिन में ये टेट्रासाइक्लिन में, BAM H1 किस साइड था, राइट साइड में था, टेट्रासाइक्लिन एम्पिसिलिन कहाँ पे था, लेफ्ट साइड में था, राइट साइड में क्या होगा, टेट्रासाइक्लिन, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया, टेट्रासाइक्लिन। रुकिए देखिए, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस राइट साइड में है, BAM H1 भी राइट साइड में, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस लेफ्ट साइड में, PVU PST ये सब लेफ्ट साइड में है, तो इसका ऑप्शन अपने आप ये हो गया। If recombinant DNA carrying antibiotic resistance, example penicillin is transferred into E. coli cells, the host cell is transformed into ampicillin resistant cell. The ampicillin resistant in this case is called a, क्या कहा जाएगा, क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। एम्पिसिलिन रेसिस्टेंट जीन कभी भी वेक्टर कहा जा सकता है नहीं, कभी प्लाज्मिड कहा जा सकता है नहीं, कभी क्लोनिंग साइट कहा जा सकता है नहीं, बच के आ गया सिंपल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ द प्लाज्मिड, प्लाज्मिड का फीचर कौन नहीं है इनमें से, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ प्लाज्मिड, अच्छा प्लाज्मिड का फीचर नहीं है, नॉट ट्रांसफरेबल, इंडिपेंडेंट रेप्लिकेशन, सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें ट्रांसफरेबल है, हाँ है, इंडिपेंडेंट है, हाँ है, इंडिपेंडेंट रिप्लिकेशन तो करता है वो, सर्कुलर भी है, हाँ, बच क्या गया, रिप्लिकेशन, सिंगल स्टैंडर्ड, यही तो आंसर है। वो सिंगल स्टैंडर्ड तो नहीं था, जब भी हमें पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं, एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डबल स्टैंडर्ड सेल्फ रेप्लिकेटिंग डीएनए, सर्कुलर डीएनए है ना, क्लोज डीएनए, क्लोज सर्कुलर पढ़ते हैं, और डबल स्टैंडर्ड है। When an alien DNA is located in tetracycline resistance gene, the recombinant will. When an alien DNA is located in tetracycline resistant gene, the recombinant will become tetracycline resistance. कभी नहीं बनेगा, क्योंकि उसी में तो वो लिंक कर दिया, तो will lose tetracycline resistance, एकदम आराम ऑप्शन है। will remain same, कभी नहीं हो सकता, उसको पता है ना। The method that is are used to differentiate recombinant and non-recombinants is antibiotic resistant gene insertion, inactivation, gene cloning, और उसके बाद बहुत A and B। क्या बोल रहा है, method that is used to differentiate recombinant and non-recombinant is इसका अच्छा ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे मैं पता नहीं पहले से B सकल क्यों कर दिया हूँ, शायद इसका ऑप्शन का कुछ लोचा वोचा होगा। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस दी मेथड, अच्छा सिंपल सी बात है, यहाँ पे क्या सिंपल सी बात है, मेथड को पूछ रहा है। एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस कोई मेथड नहीं है, मेथड क्या है, इंसर्शन इनएक्टिवेशन, ठीक है, तो पहले से इसका ऑप्शन टिक था, सिंपल सी बात है। इन इंसर्शन इनएक्टिवेशन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ, इन इंसर्शन इनएक्टिवेशन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंसर्टेड विद इन द कोडिंग सीक्वेंस ऑफ, किसके कोडिंग सीक्वेंस में हम इंसर्शनल इनएक्टिवेशन करते हैं ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में, किसी में भी कर सकते हैं ना, इंसर्शन इनएक्टिवेशन सब में करता है, ताकि इसका इनएक्टिवेशन हो जाता है, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे बीटा ग्लाइकोसिडेज टच टिक करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पे बीटा ग्लाइकोसिडेज जो एंजाइम जो प्रोड्यूस होने वाला है उसका इनएक्टिवेशन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन है, लाइन टू लाइन वाइज टिक किया जाएगा, ठीक है। रिकॉम्बिनेंट कॉलोनीज इन इंसर्शन इनएक्टिवेशन आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ, रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी इन इंसर्शन इनएक्टिवेशन आर डिफरेंशिएटेड। देखिए किसकी बात कर रहा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी की बात कर रहा है वो, जो कॉलोनी रिकॉम्बिनेंट हुए हैं, तो जो कॉलोनी रिकॉम्बिनेंट हुए हैं क्या उनका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है, हाँ उनका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हुआ है, तो क्या वो ब्लू कलर प्रोड्यूस करेंगे, वो प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। शो नो कलर, नो चेंज इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, रेड कलर इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, ब्लू कलर और रेड कलर, ब्लू कलर और नो कलर में ऑप्शन होगा। तो जिनका इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया, मतलब जिस पे जो रिकॉम्बिनेंट हो गया
वो तो कोई कलर प्रोड्यूस ही नहीं कर पाएगा ना, क्योंकि उसका इनएक्टिवेशन हो गया उसका कलर प्रोड्यूस करने का। तो शो नो कलर। एग्रोबैक्टीरियम टूबेफेशियंस डिलीवर अ पीस ऑफ डीएनए इनटू डाइकोट प्लांट। द पीस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड, द पीस ऑफ डीएनए को क्या बोलते हैं? टीडीएनए, ट्यूमर डीएनए, याद है? आगे पढ़ते हैं। रेट्रोवायरसेस इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर एबल टू चेंज नॉर्मल सेल्स इनटू, जो हमारा रेट्रोवायरस है इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस आर एबल टू चेंज नॉर्मल सेल्स इनटू, क्या कॉस्मेटिक बना देगा क्या? नहीं। जर्म सेल क्या सीन है? वेक्टर, अरे भगवान, कैंसरस सेल्स। The plasmid of Agrobacterium tumefaciens that is now modified as a vector is, the plasmid of Agrobacterium tumefaciens that is now modified as a vector is called, क्या बोला जाएगा? कॉस्मिड नहीं, नॉन नहीं, पीआई नहीं, टीआई पढ़े हैं क्या कुछ? ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड क्या है? ट्यूमर इंड्यूसिंग plasmid. Why foreign DNA cannot pass through cell membrane? ठीक है, why foreign DNA cannot pass through cell membrane? foreign DNA सेल मेम्ब्रेन के थ्रू क्यों नहीं पास कर पाता? क्योंकि वो हाइड्रोफोबिक है, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक है, क्योंकि वो रिच इन प्रोटीन है, क्योंकि हेवी है। ये सारे के सारे ऐसे ऑप्शन है। सॉरी, वो रिच इन प्रोटीन नहीं है, क्योंकि देखिए प्रोटीन का केस यहाँ पे है, वो प्रोटीन से बाइंड है पर वो रिच इन प्रोटीन नहीं बोलेंगे, ठीक है। हाँ, डीएनए जो है प्रोटीन से बाइंड है, ठीक है, अच्छे खासे प्रोटीन से बाइंड है। यहाँ पे भी एक प्रोटीन होता है लिंकर, जिसको लिंकर डीएनए बोलते हैं, यहाँ पे लिंकर डीएनए होता है, एक प्रोटीन से बाइंड होता है H1, है ना। तो ये सब होता है, प्रोटीन उसके बाद बहुत सारे होते हैं, पर डीएनए में थोड़ी ना प्रोटीन होता है, तो रिच इन प्रोटीन तो नहीं है। हाँ, लेकिन प्रोटीन के से सराउंडेड जरूर है, ठीक है। तो ये भी एक रीजन है, लेकिन वो डीएनए फ्रॉम डीएनए सेल मेम्ब्रेन से पास इससे नहीं कर पाता, क्योंकि वो हाइड्रोफिलिक इन नेचर है, ठीक है। और जो सेल मेम्ब्रेन होता है वो हाइड्रोफोबिक होता है, तो इसलिए सेल पास नहीं कर पाता। डीएनए ऑफ होस्ट सेल विद डाइवेलेंट कैटायन लीड्स टू, डाइवेलेंट कैटायन होता है वो क्या लीड करता है? चेंज इन परमिलेबिलिटी ऑफ डीएनए, इंक्रीज एफिशिएंसी विद व्हिच डीएनए एंटर द बैक्टीरियम, डिक्रीज एफिशिएंसी, चेंज इन परमिलेबिलिटी ऑफ द होस्ट, वो इंक्रीज एफिशिएंसी विद व्हिच डीएनए एंटर्स इन द बैक्टीरियम, ये चीज करता है, ठीक है। इसके बाद 63 नंबर देखते हैं। ये एनसीईआरटी लाइन से क्वेश्चन था, ठीक है, इसमें कुछ है भी नहीं। जो जैसे डाइवेलेंट कैटायन यूज करते हैं, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम, क्या करता है? ये जिस पोर्ट से जो डीएनए एंटर करने वाला है उसकी एफिशिएंसी बढ़ा देता है, डीएनए फिर ज़्यादा अच्छे से एंटर करता है। एनसीईआरटी की लाइन में लाइन पढ़ा हुआ था हमने, ठीक है। द मेथड विच इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए इनटू एनिमल सेल्स, द मेथड विच इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए इनटू एनिमल सेल, कौन सा मेथड यूज करता है फॉरेन डीएनए एनिमल सेल को? अब देखिए एनिमल सेल है, ठीक है, उसमें वॉल सेल वाला कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, डीएनए को डालना है तो क्या करेंगे? जीन गन डालेगा क्या? अरे भैया सेल बर्बाद हो जाएगा। बायोलिस्टिक डालेगा क्या? इंजीनियर का नाम तो बायोलिस्टिक है क्या? नहीं। चेंजिंग परमिलेबिलिटी ऑफ होस्ट, ये नहीं डालेंगे यार, उसका बच गया माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, वो तो कोई मेथड ही नहीं था, ठीक है। फॉर ट्रांसफॉर्मेशन माइक्रो पार्टिकल्स कोटेड विद डीएनए टू बी बॉम्बार्डेड विद जीन गन आर मेड अप ऑफ, सिल्वर प्लेटिनम था क्या? नहीं, इसको तो हम हीरे के लिए यूज़ करते हैं, हीरा नहीं, गहने के लिए। सिलिकॉन प्लेटिनम, अरे नहीं भाई, इसको तो मोबाइल बनाने के लिए यूज़ करते हैं। प्लेटिनम और जिंक नहीं भैया, बच क्या गया? गोल्ड एंड टंगस्टन, हेवी मेटल, हेवी था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल्स? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल? कौन सा मेथड यूज करते हैं? यूज टू इंट्रोड्यूस फॉरेन डीएनए इनटू होस्ट सेल, जीन गन मेथड, जेल भगवान, इल्यूशन का क्या सीन है? इल्यूशन तो वो वाला हो गया जो यूवी एक्सपोज करते हैं। एक्सटेंशन तो पॉलीमरेज रिएक्शन पीसीआर का है। बच क्या गया? जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ये कहाँ से आ गया? अब क्या आखिरी में बचा? जीन गन मेथड। Which vector can clone only a small fragment of DNA? कौन सा है वेक्टर जो सिर्फ स्मॉल फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए को कॉपी करता है? बैक्टीरिया, बैकमार्क, इसके बारे में पढ़ा है क्या? नहीं पढ़ा है। कॉस्मेटिक के बारे में पढ़ा है? नहीं पढ़ा। प्लेसेंटा के बारे में पढ़ा है क्या? हाँ पढ़ा है। क्या यही इसका ऑप्शन है? हाँ यही इसका ऑप्शन होगा, ठीक है। The bacterial cell, the membrane is broken with the help of enzyme. In bacterial cells, the membrane is broken with the help of enzyme. बैक्टीरिया का बात कर रहा है, किसका? सेलुलोज, बैक्टीरिया में सेलुलोज का वॉल होता है क्या? नहीं भैया। और वैसे भी यहाँ पे सेलुलोज का एंजाइम भी नहीं है, ठीक है। लाइसोजाइम कैटिनेस, कैटिनेस कार्टिन का
वॉल होता है क्या बैक्टीरिया में, लाइपेज कहाँ से आ गया, लिपिड का वॉल थोड़ी ना होता है, बच्चा क्या लाइसोजाइम को यूज करते हैं, एंथेटिक लाइन से क्वेश्चन है। प्यूरिफाइड डीएनए प्रेसिपिटेट आउट एज फाइन थ्रेड ऑन एडिशन ऑफ, क्या यूज करते हैं जिससे प्यूरिफाइड डीएनए जो है प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, एसीटोन यूज तो नहीं करेंगे, फिनॉल, चिल्ड एसीटोन, ये सब बस बर्बाद हो जाएगा, बच क्या गया चिल्ड एथेनॉल, चिल्ड एथेनॉल यूज करते हैं जिससे जो डीएनए है वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है, ठीक, ऐसा फाइन थ्रेड। आरएनए इज रिमूव बाय द ट्रीटमेंट विथ, आरएनए को रिमूव कैसे करेंगे, प्रोटीन से करेंगे क्या, नहीं, प्रोटीन करेंगे, सेलुलोज से सेलुलोज करेंगे, कैटिन से कैटिन करेंगे, बच क्या गया राइबोन्यूक्लियस। बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब, बहुत इजी क्वेश्चन है ये सब, बनने ही चाहिए। प्रोटीन आर रिमूव बाय ट्रीटमेंट विथ, प्रोटीन को कैसे रिमूव करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, कोई ऑप्शन नहीं है, बच क्या गया प्रोटीएस। इजी क्वेश्चन, इजी पीजी लिख देते हैं, इजी पीजी। उसके बाद क्या है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर नीड्स, क्या चाहिए, डीएनए टेम्पलेट चाहिए, प्राइमर चाहिए, टैग पॉलीमरेज चाहिए, क्या सब चाहिए, ऑल ऑफ दिस। हाँ भाई, डीएनए टेम्पलेट भी चाहिए ताकि कॉपी कर पाए, टैग पॉलीमरेज भी चाहिए ताकि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन हो पाए, प्राइमर भी चाहिए ताकि एक्सटेंशन हो पाए, तो सब चाहिए। प्राइमर्स, व्हाट इज प्राइमर्स chemically synthesized oligonucleotide of about 10 to 18 nucleotides that are not complementary to the ए भगवान, ये क्या ऑप्शन है, एक भी चीज तो सही नहीं है इसमें। केमिकली सिंथेसाइज, ठीक है, ये लाइन ठीक है। अबाउट 10 to 18 था क्या, कहीं से नहीं था, ये शायद था, दैट आर नॉट कम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ डीएनए, ठीक है, शायद 10 से 18 नहीं था, या 10 से 18 ही होगा, मेरे को याद नहीं आ रहा। डबल स्टैंडर्ड डीएनए दैट नीड टू बी एम्प्लीफाइड, डबल स्टैंडर्ड नहीं था वो, ठीक है, वो सिंगल स्टैंडर्ड था। स्पेसिफिक सीक्वेंस प्रेजेंट ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं था भैया। स्मॉल केमिकली सिंथेसाइज्ड ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स ऑफ अबाउट 10 to 18 न्यूक्लियोटाइड्स, हाँ ठीक है, 10 to 18 न्यूक्लियोटाइड्स दैट आर कम्प्लीमेंट्री टू द रीजन ऑफ टेम्पलेट डीएनए, यही ऑप्शन है, और एकदम परफेक्ट लाइन टू लाइन भी है, यही ऑप्शन है। विच वन इज अ ट्रू स्टेटमेंट रिगार्डिंग डीएनए पॉलीमरेज यूज्ड इन पीसीआर, Which one is a true statement regarding DNA polymerase used in PCR? कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? It is used to ligate introduce DNA in recipient. DNA polymerase जो यूज होता है PCR में, उसका ट्रू स्टेटमेंट कौन सा है? It is used to ligate, ligate कहाँ से ऑप्शन आ गया, ligase का यूज कर देंगे। It serve as a selector मार्कर है भगवान, it is isolated from a virus है भगवान, इसके बच्चे it remain active in high temperature, हाँ भाई देखिए, हाई टेम्परेचर में सब नहीं रहता, ठीक है, डीएनए पॉलीमर से रहता है, पर टैग पॉलीमर रहता है जो कि थर्मस एक्वाटिकस से आया गया है, ठीक है, तो ये एक बात है। द टैग पॉलीमरेज एंजाइम इज ऑब्टेन फ्रॉम, क्या है ये, कोई सा दिख रहा है, तो है नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, बच क्या गया, थर्मस एक्वाटिकस एंथेटिक लाइन से है। देखिए का क्वेश्चन है, अ सिंगल पीसीआर एम्पलीफायर साइकिल इन्वॉल्व डीनेचुरेशन, एक्सटेंशन, एनेलिंग का सारे के सारे प्रोसेस है, हाँ है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आया हुआ है, द बिलो डायग्राम रिफर टू पीसीआर, आइडेंटिफाई द स्टेप्स ए बी सी एंड डी, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। क्या बोल रहा है, ए हीट से क्या होगा, डीनेचुरेशन होगा क्या, हाँ ऑप्शन को देखे, डीनेचुरेशन है ए में एनेलिंग है, ए में एक्सटेंशन है, ए में एम्प्लीफिकेशन है, हो गया खत्म बात, ऑप्शन यहीं पे। आगे देख लेते हैं, डीनेचुरेशन, उसके बाद क्या, उसके बाद एक्सटेंशन होगा, डीनेचुरेशन 94-96 डिग्री, उसके बाद अनियलिंग है यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे, और राहुल गांधी वाला भी आता है ना, अरे सॉरी तो वो वाला वो वाला नहीं, यहाँ पे अनियलिंग है क्योंकि यहाँ पे प्राइमर्स ऐड हुआ है ना, तो अनियलिंग है यहाँ पे। इसके बाद एक्सटेंशन होगा, यहाँ पे एक्सटेंशन होगा टैग पॉलीमरेज वो प्लस जो न्यूक्लियोटाइड्स हम देते हैं अलग से, न्यूक्लियोटाइड्स को यूज करके यहाँ पे एक्सटेंशन होगा, जो आरएनए प्राइमर्स है वो पूरा का पूरा जो हमारा जो रिकॉग्निशन सीक्वेंस है उसको एक्सटेंड करेंगे, ठीक है, उसका कॉम्प्लीमेंट बनाएंगे, और ऐसे 30 सेकंड्स होगा तो 1 बिलियन टाइम हमारा ये बन जाएगा, ठीक है। तो टैग पॉलीमरेज 32 डिग्री में काम किया, उसके बाद डी में एम्प्लीफिकेशन हो गया, यही हमारा आंसर है, ठीक है। प्रोटीन इनकोडिंग जीन विच इज एक्सप्रेस्ड इन हेटेरोलोगस होस्ट इज कॉल्ड फॉरेन प्रोटीन, हेटेरोलोगस प्रोटीन, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन, एडेन प्रोटीन। क्या था, हेटेरोलोगस होस्ट है तो हेटेरोलोगस प्रोटीन बोले क्या, नहीं भैया, इस बात में जो मेरे वीडियो है, जो लेक्चर है, उस वीडियो पे इस टॉपिक पे बात हुआ था, मेरे को अभी भी याद आ रहा है, इस टॉपिक पे बात हुआ था
क्या है उसको हम बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन और हेटेरोलोगस होस्ट। इस पर मैं डिस्कशन किया था, ठीक है, लेक्चर में, एनसीईआरटी लेक्चर में मैं डिस्कशन किया था। A bioreactor is, what is a bioreactor? A bioreactor is what? Hybridoma, culture containing radioactive isotopes, हे भगवान, culture for synthesis of new chemicals। बायोरिएक्टर कभी भी कल्चर हो सकता है क्या? हाँ, बायोरिएक्टर है, ठीक है, वो एक फिजिकल थिंग है, ठीक है, वो कभी भी कल्चर नहीं हो सकता, वो कोई कल्चर नहीं है, ठीक है। फर्मेंटेशन टैंक। In continuous culture bioreactor, used medium is drained out, biomass produced is high, no new medium is added। ये तो गलत ऑप्शन हो गया, बच के दोनों के दोनों। यूज मीडियम इज ड्रेन आउट, हाँ यूज मीडियम ड्रेन आउट होता है और फिर उसके बाद नया जो मीडियम होता है वो ऐड होता है, फ्रेश मीडियम, ठीक है, और जो यूज हुआ है वो बाहर हो जाता है, ठीक है, ये एक एडवांटेज है इसका। और बायोमास प्रोड्यूस इज हाई, हाँ इसीलिए तो कर रहे हैं। इसके बाद क्या है, स्टीर टैंक बायोरिएक्टर हैव बीन डिजाइन फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, एडिशन ऑफ प्रिजर्वेटिव टू द प्रोडक्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द प्रोसेस और इंश्योरिंग एनारोबिक कंडीशंस इन द कल्चरल वेसल। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या जब हम इसको पढ़ रहे थे, याद करिए, जब हम 80 नंबर वाला क्वेश्चन, जब हम 80 नंबर वाला क्वेश्चन बोल रहा हूँ, जब हम स्टीर्ड टैंक पढ़ रहे थे, देखिए एक स्टैगर था एक स्टीर्ड था, जब हम स्टीर्ड टैंक बायोरिएक्टर पढ़ रहे थे तब हम क्या ये चीज़ पढ़े थे कि उसमें एक एसएस था, जो उसका जो बायोरिएक्टर था उसका जो सरफेस था, ऊपर वाला सरफेस जहाँ पे ऐसे बना हुआ था ऐसे करके, वहाँ पे जो उसका जो सरफेस था वाटर का वो ऐसा था, और वहाँ पे लिखा हुआ था कि फॉर इंक्रीज्ड ऑक्सीजन डिमांड्स, पढ़े थे यहाँ पे। इसका ये एक लाइन एनसीईआरटी का लाइन पे क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए दो हम पढ़े थे, एक जो हमारा सिलिंड्रिकल टाइप का था ऐसे वाला, इसकी बात नहीं चल रही है, एक जो ऐसे वाला था ना, यहाँ पे एक जो रिएक्टर पड़ा हुआ था, इसके ऊपर ऐसे था ऐसे, और इसके ऊपर ऐसे था थोड़ा मूव करने के लिए, यहाँ पे पानी भरा हुआ था ऐसे, मतलब कि उसको कल्चर बोलेंगे, और ये ऐसे था ऐसे ऐसे ऊपर नीचे। तो ये जो ऊपर नीचे जो है ये क्यों है, ताकि इंक्रीज्ड ऑक्सीजन अवेलेबिलिटी के लिए, और वही इसका आंसर भी है, ठीक है। ये बात वहाँ पे बताया गया था, आप देख सकते हैं, एनसीईआरटी की लाइन भी, एनसीईआरटी बुक खोल के भी देख सकते हैं। स्टीर टैंक बायोरिएक्टर्स हैव एडवांटेज ओवर शेक फ्लास्क बिकॉज दे क्या है, प्रोवाइड हाई टेम्परेचर pH, प्रोवाइड डू नॉट अलाउ एंटर कार्बन डाइऑक्साइड, आर इजी टू ऑपरेट, प्रोवाइड बेटर एरेशन एंड मिक्सिंग प्रॉपर्टी। सीधी सी बात है, यही तो इसका फायदा है ओवर शेक फ्लास्क बिकॉज दे, यही इसका ऑप्शन है, ठीक है। ये हमारा नॉर्मल आ गया, सीधा वो करना है, क्या करना है, क्या बोलते हैं इसको, मार्क करना है या फिर मतलब टिक करना ना। देखिए ए, सबसे पहले ए क्या हम पढ़े थे, ये मोटर था, ये मैं इसको अच्छे से पढ़ाया था, ठीक है, लेक्चर में। ये मोटर था, मोटर कुछ दिख रहा है यहाँ पे, खत्म बात, ए ऑप्शन है। ए मोटर था, फोम बेगर का था, बी था, ये भी हमने देखा था। सी क्या था, स्टेराइल एयर। डी क्या था, डी हमारा स्टीम था, हाँ स्टीम स्टेरिलाइजेशन, और ये एसिड बेस pH कंट्रोल, ये तो था, ये हमने देखा हुआ है, पूरा मार्क किया हुआ है एनसीईआरटी के बुक में, बहुत इजी है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, सेपरेशन, प्रिजर्वेशन, प्यूरिफिकेशन, एक्सप्रेशन नहीं है, ठीक है। प्यूरिफिकेशन हम करते हैं, प्रिजर्वेशन हम करते हैं, सेपरेशन हम करते हैं, एक्सप्रेशन नहीं करते यार, एक्सप्रेशन कहाँ से आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन था। अच्छा नीट का क्वेश्चन भी कोई, तो इसके बाद हमारा तो अच्छा, तो इतने क्वेश्चन थे, इसके बाद आंसर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे 83 क्वेश्चन का प्रैक्टिस खत्म हुआ, हमने यहाँ पे 83 क्वेश्चन डन किए, देखिए सारे के सारे हमने क्वेश्चन किए यहाँ पे, है ना, 83 क्वेश्चन किए। अब मेरे को आप एक बात बताइए कि आपको जो हमारा जो क्वेश्चन सीजन था ये कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइए इस चीज़ को, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और बताइए ये जो हमारा क्वेश्चन सीजन का था ये कैसा था, और इम्प्रूवमेंट क्या क्या चाहिए, आपको कुछ भी इसे इम्प्रूवमेंट चाहिए, ये फिर मैंने कोई क्वेश्चन को गलत टिक कर दिया, आपको लगता है कि गलत टिक हो गया या कोई भी चीज़ डाउट आया, तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मेरे को बताइए, अब मैं उसको रिप्लाई करता हूँ, मैं रिस्पॉन्ड करता हूँ। हमने अभी भी 83 क्वेश्चन सॉल्व किए, टाइम देखते हैं कितने टाइम में हमने इसको किया है। अरे हमने इसको लगभग 59 मिनट में कर लिया, ठीक है, मतलब कि एक क्वेश्चन जो को हमने 1 मिनट से भी कम टाइम लिया, जो कि बहुत अच्छा है,
मतलब एक क्वेश्चन को हम 1 मिनट से भी कम टाइम में कर रहे हैं, है ना। तो बहुत अच्छा टाइम है ना। एक क्वेश्चन को 1 मिनट से कम कर रहे हैं, पर हमको इसको इससे और भी कम करना है, ठीक है। हम इससे और भी अच्छे लेवल पे प्रैक्टिस करने वाले हैं, हम इससे और भी करेंगे। वैसे हमने अभी 10 में किया है जो कि ज़्यादा है, हमको इससे भी कम क्वेश्चन पे लेके आएंगे। हम 83 क्वेश्चन सॉल्व किए, और आपको कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताइए। क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, क्या फीडबैक है, इसको भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और साथ साथ मेरे साथ क्वेश्चन करते चलिए, ठीक है। अगर जिसको भी समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, आप धीरे धीरे मेरे साथ बने रहिए, और धीरे धीरे हम इसको और अच्छे से इम्प्रूव करेंगे। अभी हम और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इसके बाद वाले वीडियो में। इस वीडियो के लिए 83 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना सही है, इनफ है, ठीक है। इसके बाद हम और भी दूसरे टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, थोड़े एडवांस लेवल। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ये हम थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। और जो भी हमारा जो लेक्चर है, जो एनसीईआरटी बायो जो लाइन टू लाइन हम लेक्चर करते हैं, जो भी उसको नहीं किया है आप उसको कर सकते हैं चैनल पे जाके, और उसको लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना चैनल को, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करना, ताकि नोटिफिकेशन है आपको आ सके। और जिनको भी लेक्चर करना है, लाइन टू लाइन वाइज वाले एनसीईआरटी के वीडियोस पढ़े हुए हैं, आप उनको जाके क्लियर कर सकते हैं। लाइन टू लाइन वाइज पढ़ने से ये क्वेश्चन आपको बहुत ही आसानी से पढ़े होंगे। जो भी लोग मेरा वो वाला लेक्चर किए होंगे लाइन टू लाइन वाला, उनको ये सब क्वेश्चन तो बहुत ईजिली सॉल्व हो जा रहा होगा, है ना। तो आज हमने 83 क्वेश्चन सॉल्व किया, और अपने आपको, अगर आपने पूरा का पूरा वीडियो किया, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया है, तो अपने आपको कांग्रेट्स बोलिएगा, खुद को कांग्रेट्स बोलिएगा, क्योंकि आपने 83 क्वेश्चन सॉल्व किया बहुत अच्छे तरीके से विद एक्सप्लेनेशन, ठीक है। तो मिलते हैं आप किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपनी प्रिपरेशन जारी रखिएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिएगा, और हम रिवीजन करते रहेंगे। मैं आपको इंश्योर कर रहा हूँ कि हम नीट 2024 तक पूरा का पूरा सिलेबस 4 से 5 बार 6 बार कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं तक एंड करते हैं, मिलते हैं अब किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जिनको भी इस पीडीएफ का इस क्वेश्चन का पीडीएफ चाहिए, वो डिस्क्रिप्शन में जाके डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। पढ़ाई करते रहिए और अपना ध्यान रखिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।